प्रकार हमने पहले भी अभी इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का, कि हिंदी के उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। तो उसी के अनुसार आज हम उससे एक आगे का भाग है हिंदी भाषा का कुछ परिचय संक्षिप्त रूप में और उसका विकास, उस पर हम बात करेंगे। जिस प्रकार हमने कुछ पीछे का हम पिछली क्लास में उद्भव और विकास के बारे में बात कर रहे थे, उसमें किस प्रकार हिंदी को लेकर के आज हमारे सामने जो हिंदी है वो किस प्रकार की है और किस तरह विस्तारित होकर या परिवर्तित होकर हमारे सामने प्रस्तुत है, उसका एक छोटा सा यहाँ पर उसकी पूर्व पीठिका दी गई है। हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका तथा उसका उद्भव, कि हिंदी भाषा की जब हमने बात करते हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि जो उसकी पूर्व पीठिका थी और उसमें जो उद्भव था उसका, आखिर वह कहाँ से अवतरित हुई है या फिर कैसे उसका विकास हुआ है। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में हमें सबसे पहले पता ही है कि जब हम किसी संकेत के माध्यम से या किसी आकृति के माध्यम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण के तत्व हैं उनको लेकर के हम बात कर सकते हैं, जो प्रकार हैं, जिनमें पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो जो सांकेतिक है वो सबसे पहले देखा जाए तो, क्योंकि जो सांकेतिक है, लोग बाग उस समय बातें करना नहीं जानते, सिर्फ एक ध्वनि थी, यह एक चित्र था, ध्वनि से भी पहले एक चित्र था कि आखिर वो कैसे उसको चित्रित कर सकते, कैसे दिखा सकते थे। उसी को देखने के माध्यम से वो उसकी एक बनावट बनी, उसकी रूपाकृति बनी और उसी के आधार पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आकर एक भाषा के रूप में, एक ध्वनि के रूप में, बोली के रूप में और फिर एक भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने जो भाषा प्रस्तुत हुई वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वही है जिसमें पिछली बार हमने बात की कि उसके दो भाग हम करके बात कर सकते हैं। पहला है सामान्य और दूसरा है लौकिक संस्कृत। यानी कि जो लौकिक संस्कृत है जिसमें हमने बात की थी वाल्मीकि, भास आदि जो कवि थे उनकी काव्य कृतियों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने वैदिक संस्कृत को के ऊपर काम किया, वैदिक संस्कृत में काम किया, उनकी रचनाएं वैदिक संस्कृत में प्राप्त होती हैं। वैदिक संस्कृत में जो वेद, उपनिषद आदि प्राप्त होते। उसके पश्चात जब उसमें परिवर्तन हुआ, वैदिक संस्कृत में परिवर्तन होने के बाद में हमारे सामने आम लोकजन की जो भाषा बनी वो बनी पाली। पाली यानी कि उस समय जो युग परिवर्तन हुआ, उस युग में अब बौद्ध जो लोग थे उन्होंने, यानी बुद्धिज्म हम बात करते हैं जिसकी, बुद्धवाद की बात करते हैं, तो वो बुद्ध की जो ग्रंथ हैं वो हमें पाली भाषा में प्राप्त होते हैं। यानी जैसे त्रिपिटक है, उनके अशोक के बेटे महेंद्र ने श्रीलंका में जाकर के पाली भाषा का प्रचार प्रसार किया, त्रिपिटक को लिखा। ठीक है। पाली के बाद उसमें भी परिवर्तन हुआ, लगभग 500 वर्ष के पश्चात उसमें भी परिवर्तन और प्राकृत भाषा हमें प्राप्त हुई। अब ये जो प्राकृत भाषा है ये जैन मुनियों द्वारा जो उनके ग्रंथ लिखे गए थे, उनके जो ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा शावकचार वगैरह जितनी भी रचनाएं हैं जैन मुनियों की वो सारी प्राकृत भाषा में प्राप्त होती हैं और आम जन की जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं हमें इसी से मिलती जुलती प्राप्त होती है। जो शब्द अक्षर हैं, जो व्याकरण है, उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो सारी यहीं से प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात इसमें भी परिवर्तन हुआ, लगभग ये भी 500 वर्षों के अंतराल के पश्चात इसमें परिवर्तन होते के साथ ही हमें भाषा प्राप्त हुई अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही हम हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं और अपभ्रंश में ही इतना विशाल साहित्य हमें प्राप्त होता है कि
हम उसी के आधार पर अपभ्रंश को लेकर के एक जो राजस्थान है या फिर जो इस जो एक क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर अपभ्रंश की बहुत सारी काव्य कृतियाँ हैं, बहुत सारी रचनाएं प्राप्त होती हैं। इन रचनाओं के आधार पर ही हम अपभ्रंश भाषा को भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात हमें जब परिवर्तन हुआ, लगभग 1000 वर्ष का जो ये अंतराल था, इसमें परिवर्तन होते 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 हमें हिंदी भाषा प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत ये एक बात कहना यहाँ पर मैं भूल गया, वैदिक संस्कृत, पाली और अपभ्रंश के अंतर्गत कुछ बोलियां थी। जैसे 3 बोलियां थी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत, जैसे पश्चिमोत्तरी थी, मध्यवर्ती थी और पूर्वी थी। ये वैदिक संस्कृत में थी। 3 बोलियों को लेकर के उसमें बात की गई। उसके पश्चात पाली भाषा में, उसमें 4 भाषाएं हो गई। यहाँ पे पश्चिमी भाषा भी आकर जुड़ गई, प्राकृत में भी वही रही। लेकिन अपभ्रंश में आकर यहाँ पर बहुत सारी अन्य बोलियां जुड़ती चली गई और हिंदी में तो बहुत ही विस्तार हुआ। इसमें पश्चिमी बोलियों में भी अलग से 5 उपभाषाएं वहां पर जोड़ी गई हैं। 5 उपभाषाएं वहां पर जोड़ी गई। चलिए, इनके पश्चात अब हम बात करते हैं मुख्य बात पर। जो आज है, हम देखते हैं कि विकास तथा इतिहास की जब हम बात करते हैं, हिंदी के विकास की, हिंदी के इतिहास की, तो हिंदी का जो हिंदी भाषा जो है लगभग 1000 वर्ष पुरानी हम मान करके चलते हैं, जिसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं आज। और 1000 वर्ष का अंतराल, जैसे मैंने अभी बताया कि वैदिक संस्कृत से लेकर के और अपभ्रंश तक का काल अलग था, लेकिन उसके पश्चात हिंदी भाषा का भी एक समय सीमा थी। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे ही कोई भाषा या कोई बोली हमारे सामने प्रकट हुई या बनने लगी, या कोई आपने इस तरह भी सोच सकते हो कि जिस तरह एक नवजात शिशु होता है, वो जब बच्चा होता है, नवजात होता है, तो वो एकदम ही लिखना पढ़ना या सोचना समझना शुरू नहीं करता। उसको सोचने समझने के लिए भी कुछ समय चाहिए होता है, और जब तक वो परिपक्व ना हो जाए, यानी कि उसको भी कम से कम 18 वर्ष की आयु ना हो जाए, या फिर 12 वर्ष की आयु सोचने समझने लिखने पढ़ने की आयु ना हो जाए, तो वो भी सोचने समझने और इस चीज़ के लिए पाठक और रचना करने के लिए वो भी बेहतर नहीं होता। इसी तरह हम भाषा को लेकर के बात कर सकते हैं। भाषा भी पहले बोली होती है, और बोली का जब परिपक्व रूप या मानक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उसमें भी बहुत सारा लेखन कार्य होता है, और लेखन कार्य के साथ साथ उसमें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली जाती है उस बोली को कि वो एक भाषा का रूप ले लेती है। तब हम उसको उसके ऊपर कार्य करते हैं, उसको एक भाषा का रूप देते हैं, और उस भाषा को ही हम अंगीकार करते हैं। इसी प्रकार हिंदी है। उदाहरण के रूप में हम अवधी को भी ले सकते हैं, भोजपुरी को ले सकते हैं, जो पहले बोली थी, लेकिन आज के समय में उसमें बहुत सारी रचनाएं, उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई है कि विदेशों तक उसमें रचनाएं होने लगी हैं, और विदेशों तक वहाँ पर वो फैल चुकी है। तो अब हम उसको एक भाषा के रूप में मानकर चल सकते हैं। चलिए, बहरहाल बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी हम कह सकते हैं, और इसको हम 3 भागों में बांट करके बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत जितनी भी हिंदी की रचनाएं या हिंदी को लेकर के उसको परिपक्व करने के लिए या हिंदी को प्रसिद्धि देने के लिए हम जब रचनाएं देखते हैं, तो उसमें कितनी रचनाएं और उसमें कितनी परिपक्वता हमें दिखाई देती है, ये आदिकाल के माध्यम से देखते हैं। इसी प्रकार मध्यकाल में हिंदी भाषा को लेकर के कितना काम हुआ, और उस पर कितने लोगों के, कितने कवियों के, कितने लेखकों के कितना कार्य हो चुका है, उसको लेकर के बात करते हैं। उसी प्रकार आधुनिक काल में तो हिंदी अपने कह सकते हैं हम कि वो अपनी प्रौढ़ावस्था की आयु तक आ जाती है, जो आज भी चल रही है। प्रौढ़ ही है, क्योंकि आज हमें मिश्रित रूप में हिंदी प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें अन्य बहुत सी भाषाओं के शब्दों को लेकर के हम आज बात करते हैं। बहरहाल बात करते हैं आदिकाल पर।
आदिकाल, जैसा कि इसमें मैंने दिखाया है कि आदिकाल 1000 ईस्वी से, उसकी जो समय सीमा ठहरती है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी की, हम यहाँ पर उसकी समय सीमा तय करते हैं, क्योंकि आदिकाल में ही, आदिकाल से लेकर के और उसके मध्यकाल के शुरुआत तक यानी पूर्व तक का जो समय है, कालखंड है, वो आदिकाल को लेकर के बात करते हैं। आदिकाल में जब ध्वनि की बात करते हैं हम, क्योंकि जब ध्वनियों से स्वर व्यंजन आदि के मिश्रण से ही हमें ध्वनि प्राप्त होती है और ध्वनि के माध्यम से ही हम उनको एक मानक शब्दों में या फिर हम बोलचाल के शब्दों में, हम शब्दों में, अक्षरों में उनको परिवर्तित करते हैं। तो ध्वनि को लेकर के हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे आदिकाल की हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों जैसे स्वर व्यंजनों का प्रयोग हमें मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। यानी कि आदिकाल से पहले अपभ्रंश भाषा की बात होती थी, और ऐसा नहीं है कि आदिकाल शुरू होने तक हम अपभ्रंश को भूल गए, ऐसा भी नहीं है। अपभ्रंश में, आदिकाल में भी अपभ्रंश भाषा की बहुत सारी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन अब उसका जो एक समय सीमा हमने मान ली गई थी, क्योंकि उसका कुछ लोप होने लगा था, उसके रचनाकार कम होने लगे थे, उसमें रचनाएं कम होने लगी थी, तो इसी वजह से अपभ्रंश को हम वहाँ पे उसका लोप मानते हैं, और आदिकाल में अपभ्रंश को ना लेकर के हम हिंदी की शुरुआत या आदि उसका शुरुआत मानते हैं। उसमें हिंदी की जो स्वर थे और जो व्यंजन थे, उनको लेकर के क्या भ्रांतियां या क्या बातें थी, हम उनको, उनके ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पर है कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। जैसे कि आज हम 13 स्वरों की बात करते हैं, तो वहां पर कितने थे? आदिकाल में केवल 8 स्वरों पर हम यहाँ पर बात करते हैं। हमें जो मूल स्वर मिलते हैं 8 मिलते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए और ओ। ये जो 8 हैं, इनको लेकर के ही यहाँ पर बात होती है। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे, यानी कि 2 शब्दों, 2 अन्य स्वरों से मिलकर एक अन्य स्वर जो हमें प्राप्त हुआ, वो संयुक्त स्वर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्हें हम बड़ा ए और बड़ा ओ मान करके चलते हैं, तथा जिनका उच्चारण क्रम से अ, औ जैसा था। तो इस तरह हम उसका उच्चारण भी करते हैं। नंबर 2, च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे। ठीक है, यानी कि जो अपभ्रंश में हमें जो ये अक्षर मिलते हैं, च, छ, ज, झ, ये हमें संस्कृत, पाली, प्राकृत में ये अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में आकर के ये इनका भी परिवर्तन हुआ, और ये अब स्पर्श और संघर्षी हो गए, और तब से अब तक स्पर्श संघर्षी ही हम मान करके इनको चलते हैं। नंबर 3, न, र, ल, श, स। इसे लिखते चलना या समझते चलना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ध्वनियाँ हैं और इन्हीं के आधार पर हम हिंदी का विकास मानते हैं, उसका जो उच्चारण है किस तरह मानते हैं, ये सब चीज़, उसका जो मानक रूप है हमारे सामने किस तरह प्रस्तुत होता है, इन चीज़ों को लेकर के ही बात होती है। तो नंबर 3 पर है न, र, ल, स। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में ये दंत्य ध्वनियाँ थी, यानी दांत के द्वारा जब हमारी जीवा दांतों से अंदर की तरफ टकराती है तो हम उन्हें, और ध्वनि प्रकट होती है तो हम उन्हें दंत्य मानते हैं। या हमारी जीवा से उत्पन्न होने वाली, हम जीव मूल बोलते हैं। ऊपर तालु से जब जीवा लगती है और शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण होता है तो उनको तालव्य बोला जाता है। ठीक है, ऐसे लुंठित, ऐसे सारे शब्द हैं जिनके आधार पर हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण के स्थान पर। तो न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थी, जो आदिकाल में ये अब वत्सरीय हो गई। ठीक है, यानी कि इनका रूप फिर परिवर्तन है। नंबर 4, अपभ्रंश में ड और ढ ये व्यंजन नहीं थे,
यानी ड और ढ, इनको हम व्यंजन नहीं मान के चलते थे, ये अन्य अक्षर के रूप में हम यहाँ पर मान के चलते थे या संयुक्त व्यंजन के रूप में मान के चलते थे। लेकिन आदि काल में इनका विकास हुआ और इनको अब व्यंजन की श्रेणी में रख दिया गया है। नंबर 5, आधा न और ह यानी कि नह, दो अक्षरों को, एक आधा और एक पूरा अक्षर को लेकर के जब बात होती है तो इनको हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत मान करके चलते हैं। जैसे न और ह, आधा न और ह। इसी प्रकार आधा म और ह, आधा ल और ह, मह, नह, मह और लह, ये पहले संयुक्त व्यंजन के रूप में हम मानते थे। लेकिन जब इनका परिवर्तित रूप बदल करके हमारे सामने हिंदी में प्रयुक्त हुआ, आदिकाल में हमें मिलता है, तो महाप्राण के रूप में हमें मिलते हैं। महाप्राण हिंदी के रूप में हमें इनको देखने को मिलते हैं व्यंजन के रूप में। जैसे न, पूरा म और पूरा ल, ये महाप्राण के रूप में हमारे सामने मिलते हैं और ये संयुक्त नहीं है, संयुक्त न रहकर मूल व्यंजन हो गए, मूल व्यंजन के रूप में हमें दिखते हैं। चलिए, उसके पश्चात नंबर 6 पर है फारसी, पश्तो, तुर्की आदि से कुछ नए शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में ऐसे आ गए जो अपभ्रंश में भी नहीं थे, यानी उनका भी रूप परिवर्तित हुआ। फारसी का, पश्तो का और तुर्की, अरबी फारसी के शब्द हैं, वो सारे परिवर्तन होने के साथ ही और धीरे धीरे होने के काफ़ी लंबे समय के पश्चात संयुक्त व्यंजन के रूप में हमें हिंदी में ऐसे आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप हो जाने के कारण कुछ ऐसे शब्द, ऐसे संयुक्त व्यंजनों जो स्वरानुक्रमों या व्यंजनोक्रमों आदि के लोप की भी संभावना है जो अपभ्रंश में रहे हों। सही है, तो ये देखने को मिलता है कि हम जब ध्वनि की बात करते हैं तो वो किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये देखिए, जैसे आदिकाल में हमने ये सारे बिंदु लिए, ध्वनि के अंतर्गत हमने इनके ऊपर बात की कि ध्वनि हमारे मुख से हमारे मुख से किस प्रकार उच्चरित होते हैं, ध्वनि किस प्रकार हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है और उनको हम उच्चारण करते हुए किस प्रकार हम वैदिक संस्कृत अपभ्रंश या पाली से अपभ्रंश तक हमने किन अक्षरों को, किन वर्णमाला के स्वरों को, व्यंजनों को लेकर के किस प्रकार हमने बात की थी और आज परिवर्तित होते होते आदिकाल में वो किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं, उनके ऊपर हमने बात की। चलिए बात करते हैं अब यहाँ आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली जो व्याकरण है, इस पर हम बात करते हैं कि उस समय की व्याकरण का रूप कैसा हमारे सामने प्रस्तुत है। व्याकरण आदिकाल हिंदी का व्याकरण 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था, यानी कि जो मिला जुला रूप था, जैसे एक संधि काल हम कह सकते हैं आदिकाल और अपभ्रंश को लेकर के, हिंदी और अपभ्रंश को लेकर के जो आदिकाल का समय सीमा हमें पीरियड मिलता है वो संधि काल के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, संधि समय हम कह सकते हैं उसको, दोनों दो युगों का उसमें मिलन था, दो बोलियों का, दो भाषाओं का वहाँ पे मिलन है, तो जाहिर है कि एक दूसरे के शब्द, उसके व्याकरण, उसके स्वर या व्यंजन जितने भी हैं वो एक दूसरे में रहे हैं, मिलजुल कर वहाँ पर कार्य हो। तो वही रूप आदिकाल की हिंदी के जो व्याकरण है 1000 ईस्वी वाला, उसके आसपास हमें अपभ्रंश के बहुत निकट मिल जाता है, प्रस्तुत होता है। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए, क्योंकि बहुत से शब्दों को लिखना, पढ़ना कहीं ना कहीं हिंदी के जो पाठक थे या आदिकाल के जो पाठक थे या लेखक थे, वो कहीं ना कहीं उसको भूलते जा रहे थे, उसको छोड़ते जा रहे थे और अपभ्रंश से उन्हें कहीं ना कहीं एक उनसे विघटन हो गया, वो उसको अपनाना ही नहीं चाह रहे थे, वो उसको, उसकी जो समय सीमा थी उसकी समाप्त हो चुकी थी, तो वहीं पर उसको छोड़ना चाहते थे। अब एक नए युग की शुरुआत थी, नई भाषा की शुरुआत थी, तो उसी को लेकर के उस पर काम किया जा रहा था, यानी कि जो हिंदी पे काम किया जा रहा था। हिंदी के अपने रूप विकसित हो गए,
तथा धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्राय प्रयोग से निकल गए। यानी जितना भी अपभ्रंश का व्याकरण था, हिंदी में मिला जुला रूप हमारे सामने उस समय प्रस्तुत हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उनका लोप होने लगा। आदिकालीन हिंदी का जो व्याकरण है वो संवेदित है। अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों से वो भिन्न ठहरता है, कहीं ना कहीं उसको अलग ठहराता है, वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव नहीं रहता। जैसे नंबर 1, अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में, यानी जो अपभ्रंश भाषा थी वो संस्कृत, पाली और प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक थी। वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। काफी क्रिया रूप तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, यानी कि वियोगात्मक ना होकर के वो कहीं ना कहीं मिश्रित रूप था। उनका जो कारकीय रूप था, विभक्ति जो चिन्ह थे, वो संयोगात्मक थे। किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला था। अब आदिकालीन जो व्याकरण हमारे सामने प्रस्तुत हो रही थी उस समय वो वियोगात्मक थी, और हिंदी की जो समय सीमा थी वो अपभ्रंश में जो मिल रही थी वो भी वियोगात्मक थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तन, सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों का प्रयोग काफी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते चले। यानी कि कह सकते हैं हम कि संयोगात्मकता का वहाँ पर धीरे धीरे हमें लोप दिखाई देता है और वियोगात्मक रूप हमें वहाँ पर परिलक्षित होता है। दूसरा, जो जैसे पिछली बार हमने बात की थी, पिछली कक्षा में हमने बात की कि संस्कृत में जो लिंग थे वो भी 3 माने गए थे, एक पुरुष लिंग पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। ठीक है, ऐसे ही वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में आते आते इनका भी लोप हुआ, नपुंसकलिंग का वहां पर लोप हुआ और द्विवचन का वहां पर लोप हमें दिखाई देता है आदिकाल में। नपुंसकलिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उनकी स्थिति और स्पष्ट होती जा रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका प्रयोग ही कम होता रहा। आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। जैसे गोरखनाथ में कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः संदिग्ध नहीं कही जा सकती। यानी कि वो कहीं ना कहीं हम उसको संदेह के घेरे में नहीं मानकर चलते, कहीं ना कहीं वो सत्य भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं असत्य भी हम उसको मान करके चल सकते हैं। तो ये हुआ इसके दोनों रूप। उसके पश्चात हम बात करते हैं अब शब्द भंडार की। आदिकाल में जब हमें व्याकरण में जो स्वर और व्यंजन के जो शब्द हमें अक्षर हमें प्राप्त हो रहे थे, पूरी वर्णमाला हमें प्राप्त हो रही थी, उसके अंतर्गत हमें शब्द भंडार प्राप्त हुआ। अब उस शब्द भंडार क्या थे, देखिए बात करते हैं। उससे पहले एक बिंदु है जो हमने व्याकरण के अंतर्गत लेकर के बात की। पहला है वियोगात्मक से संयोगात्मक को लेकर के, दूसरा है नपुंसक लिंग की समाप्ति को लेकर के, और तीसरा है हिंदी वाक्य रचना शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा। ठीक है, जो वाक्य रचना है उसका जो शब्द क्रम है अब वो कम होने लगा, निश्चित होने लगा। ऐसा नहीं है कि उसे लिखते जा रहे हैं या उसका विस्तारित रूप हम दिखाते जा रहे हैं, तो वो नहीं था, उसका अब संक्षिप्त रूप हमें दिखाई देने लगा। अपभ्रंश में शब्द क्रम बहुत कम निश्चित नहीं था। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द क्रम है अपभ्रंश में निश्चित नहीं था, वो उसे बढ़ाते रहो या उसका विस्तारित रूप वहां पे मिल जाता है, लेकिन हिंदी में उसका लोप होने लगा और उसका एक निश्चितता, एक समय सीमा या उसके जो शब्द क्रम है वो कहीं ना कहीं निश्चित कर दिए गए। तो ये इन्हीं के आधार पर हम व्याकरण को लेकर के बात करते हैं। चलिए बात करते हैं शब्द भंडार की। शब्द भंडार आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था। जाहिर सी बात है
कि जब हम आदिकाल की मैंने बात की पहले ही कि वो संधि काल था। तो संधि काल मतलब वहाँ पर दो भाषाओं को लेकर के बात की गई, एक अपभ्रंश और एक हिंदी। हिंदी का वहाँ पर प्रारंभ माना गया और अपभ्रंश का वहाँ पर समाप्ति मानी गई, उसका लोप माना गया। तो वो जो संधि हो रही थी, दोनों भाषाओं के जो शब्द है, उसका जो व्याकरण है, जो शब्द भंडार है, वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे थे, वो एक दूसरे में मिलते जुलते से महसूस हो रहे थे। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पर बात की गई कि आदिकालीन हिंदी का जो शब्द भंडार है अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख दो तीन तरह के यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। पहला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था आदिकाल में, कुछ न कुछ छुटपुट रूप में हमें भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो मिल जाता है। अतः तत्सम शब्दावली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में बहुत बढ़ने लगी थी। तत्सम शब्द मतलब जो हमें पहले के अपभ्रंश के शब्द या संस्कृत के शब्द हमें मिलते हैं, उनका परिवर्तित रूप हमें, या फिर हमें तत्सम जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे ही हम उनका प्रयोग अपनी भाषा में यानी हिंदी में करने लगे। सही है, बिल्कुल ज्यों के त्यों। या यदि अपभ्रंश में या संस्कृत में हम उसको सूर्य को सूर्य बोलते थे, आज सूरज बोलते हैं हम हिंदी में आकर के, लेकिन सूर्य को सूर्य भी बोलते हैं, तो हिंदी में उसका आदिकाल में आकर के बिल्कुल वैसे ही उसको अपनाया जाने लगा। और तत्सम शब्दावली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में बहुत बढ़ गई। तो ये था पहला कारण। दूसरा, मुसलमानों के आगमन से, यानी कि जब मुगल थे उनके आगमन से कुछ पश्तो, फारसी, अरबी, तुर्की, बहुत से शब्द यानी विदेशी शब्दों का आगमन हुआ और हिंदी में आए जो शब्द थे, उदाहरणार्थ गोरखवाणी, गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई जो गोरखवाणी है उसमें अकली एक शब्द है, नूर शब्द है, अलह शब्द है, काजी शब्द है, पृथ्वीराज रासो में अबीर, जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रोदाई के द्वारा लिखी गई रचना है, आदिकालीन रचना है, उसमें अबीर शब्द है, नजर, सोर, गाजी, शमशेर। सही है, तो ये शब्द हैं। इसी प्रकार चंदायन में खून, तुलसी, मीर आदि इनको लेकर के बात की। तो ये जो शब्द परिवर्तन हुआ, ये विदेशी शब्दों के द्वारा उनका आगमन, विदेशियों के आगमन के साथ साथ उनके जो शब्द भंडार है, उनके जो शब्द संपदा है, वो भी आदिकालीन साहित्य में रच बस गई। और उसी का आज हमारे सामने उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज रासो, चंदायन या गोरखवाणी के उदाहरण हमें प्रस्तुत किए गए। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3 पर है, भक्ति आंदोलन और मुसलमानों का शासन, यानी कि जब मुगलों का शासन हुआ उसका प्रभाव समाज पर बहुत गहरा पड़ा। इतना गहरा पड़ा कि हम बिल्कुल उसी प्रकार के जो कानूनी शब्द हैं या जो आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें उन शब्दों को प्रयोग करने लगे। ठीक है, जिस प्रकार भक्ति आंदोलन तथा मुगल शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे उस काल में अनावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकाल दिए गए या अपने आप ही निकल गए या उनका प्रयोग बहुत कम हो। यानी कि कह सकते हैं कि जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत या आदिकालीन में जब हमें भक्ति काल के भक्ति को लेकर के, भक्ति आंदोलन को लेकर के जो चेतना या अन्य शब्दों के ये शब्द भंडार हमें प्राप्त होता है, वो आदिकाल में कहीं ना कहीं अलग हो गया। और भक्ति आंदोलन का जो हमें रूप मिलता है वो हमें मध्य युग में मिलता है और मध्य युग में मुगल शासनों का प्रभाव समाज पर बहुत गहरा पड़ा और उन्हीं के शब्द हमें यहाँ पर
मिलते हैं जो हमें प्रयुक्त होते हैं और अनावश्यक रूप में उनको कम कर दिया गया और या फिर उनका लोप ही हो गया, उनको प्रयोग कम करने लगे। ठीक है, तो मुगलों के जो शब्द थे वो उनका प्रभाव बढ़ गया और जो हम पहले से प्रयोग करते आ रहे थे शब्द वो कम हो गए, उनका लोप हो गया। अब देखते हैं साहित्य में क्या प्रयोग हुए। साहित्य में प्रयोग करने के आधार पर इस काल में साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है। तो अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भाषा का प्रयोग है वो किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस काल में हमें कई भाषाओं का, कई बोलियों का हमें यहाँ पे रूप मिलता है, जैसे डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार जो पहले माने गए हैं वो हैं हमारे गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाला, चंद्रवरदाई और कबीर तथा शाह मीरा जी आदि। तो ये जो कुछ साहित्यकार हैं उस समय हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया, हिंदी में अपनी रचनाएं की और उसका शब्द भंडार प्रसिद्ध किया, परिपक्व किया। इसके पश्चात हम बात करते हैं मध्यकाल को लेकर के, यानी कि आदिकाल को लेकर के, जो संधि काल को लेकर के हमने बात की, अब वो कहीं ना कहीं उसका लोप हो गया और मध्यकाल की शुरुआत होने लगी। यानी कि जब हम आदिकाल के लोक उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमें मध्यकाल का पूर्व भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होने लग जाता है। और उस समय जैसे बताया गया अभी कि मुगलों का शासन कहीं स्थापित हो चुका था और उनकी भाषा के जो शब्द थे, जो शब्द संपदा थी, शब्द भंडार था, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी को प्रभावित करने लगा। उसी को लेकर के यहाँ पर आज अब बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में जो उसकी समय सीमा ठहरती है वो ठहरती है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी। ठीक है, यानी कि जो कालखंड ठहरता है 1000 से और 1500 ईस्वी तक हमें आदिकाल की हमें प्राप्ति होती है। आदिकाल में जो हमारी शब्द भंडार है या हमें व्याकरण प्राप्त होती है वो 1000 से 1500 ईस्वी के बीच में मिलती है, वह आदिकाल। उसके पश्चात 1500 से 1800 यानी 300 वर्षों का जो समय सीमा है वो हमें मध्यकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उसमें आने वाली ध्वनि चिन्हों, उसमें आने वाले जो व्याकरण सम्मिलित जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको लेकर के चलिए बात करते हैं। इस काल में आकार ध्वनि, आकार मतलब जिनको उच्चारण करते हुए हमारे मुख से अधिक वायु बाहर आए और उच्चारण के रूप में हमें एक ध्वनि चिन्ह या अक्षर की प्राप्ति हो, तो वह आकार ध्वनि। आकार ध्वनि व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में दो तीन बातें उल्लेखनीय हैं जिनको हम देख सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि बताया गया कि फारसी, तुर्की, पश्तो आदि जो भाषा थी अब उनका आगमन भारत में हो चुका, तो उसी के साथ साथ उसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ने लगा। अब हिंदी भाषा में भी मिला जुला रूप, इसका छोटा रूप हमें दिखाई देने लगा। जैसे फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में तथा नौकरी पेशा लोगों में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में तुर्की, अरबी, फारसी के काफ़ी बाद प्रचलित हो गए, काफ़ी सारे शब्द प्रचलित हो गए। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से शब्द थे जो प्रचलन में आए, क्योंकि अब बड़े बड़े जो लोग थे, जो नौकरी पेशा लोग थे या उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो दरबारी साहित्य या दरबार में जाने लगे और एक दूसरे से उनका मेल मिलान होने लगा और वो एक दूसरे के शब्दों को इस्तेमाल करने लगे, उनका प्रयोग करने लगे। जिनमें से कुछ प्रचलित शब्द हैं
जैसे क, अब क के नीचे ये जो फारसी शब्द हैं, अब इनकी भी बात आती है कि फारसी का प्रचार होने लगा। क, क, ख, ग, ज, फ, ये जो 5 ध्वनियां हैं, 5 व्यंजन हैं, इनका कहीं ना कहीं विस्तार होने लगा। अब इन्हीं को लेकर के ज़्यादातर जो शब्द भंडार है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा। जो रचनाएं हैं, रचनाओं में भी फारसी का पूर्ण रूप से हमें उसका विस्तारित रूप हमें दिखाई देने लगा। यानी कि फारसी भाषा का ये भी जो शब्द थे, शब्द संपदा थी, वो हिंदी को प्रभावित करने लगी। उसका मिला जुला रूप हिंदी में छोटे रूप में या पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने लगा। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पर, शब्दांत का अग्र, यानी कि जो शब्द का अंत है वो अ, कम से कम मूल व्यंजन के बाद होने पर लुप्त हो गया। जैसे हम र के नीचे एक हलंत लगाते हैं, यानी कि हम उसको छोटा मान करके चलते हैं, अब उसका लोप होने लगा। राम का उच्चारण राम होने लगा पूरा। मानस के अनेक छंद जो दोषपूर्ण हो जाएंगे यदि उसमें राम के नीचे जो आपने देखा होगा हलंत लगा, न पढ़कर पूरा राम पढ़ा जाए। राम राम कही राम ही राम, राम कही राम, ये जो एक पंक्ति है, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम। किंतु भक्त जैसे शब्दों में, जो भक्त शब्द है, ऐसे शब्दों में जहां अ के नीचे र अग्र के रूप के पूर्व संयुक्त व्यंजन थे, अब ये अ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। और उदाहरण के लिए आदिकालीन, जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जप्ता, अब उच्चारण में जुक्ता हो गया। ठीक है, पहले आदिकालीन में वो जप्ता था, लेकिन उच्चारण में जब हम उसको लेने लगे, इस्तेमाल करने लगे, तो अब आज के समय में मध्यकाल में आते आते वो जुक्ता पढ़ा जाने लगा। ठीक है। नंबर 3, ह से जैसे हम हल मानते हैं, हाथी मानते हैं, ह के पहले का अ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा, और पांडुलिपियों में ऐसे अ के स्थान पर ए के प्रयोग से इस बात को अनुमान लगता है कि उसको कैसे रूप उसका परिवर्तित होने लगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं मध्यकाल के अंतर्गत आने वाले व्याकरण सम्मत व्याकरण को लेकर के, कि उस समय व्याकरण कैसी हमारे सामने प्रस्तुत थी। दूसरा इसमें व्याकरण को लेकर के हम 3 बात, या मुख्यतः जो 3 उक्ति हम कह सकते हैं, 3 बातों को लेकर के हम बात कर सकते हैं। पहला, इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो आदिकाल में उसका प्रारंभ काल था, उसकी शुरुआत थी, अब मध्यकाल में आकर के वो अपने परिपक्व हो चुकी थी, वो अपनी शैशवावस्था में आ चुकी। अपभ्रंश के रूप हिंदी से प्राय निकल गए, यानी अपभ्रंश के जो शब्द भंडार था, जो शब्द संपदा के जो शब्द थे या वर्ण थे, उनको अब पूर्णतः लोप हो गया, और अब पूर्णतः हिंदी को लेकर के बात की जाने लगी, और हिंदी में भी अब विशिष्ट रूप से अरबी, फारसी और तुर्की या पश्तो के जो शब्द थे वो लिए जाने लगे। यानी उस तरह से भी हम उसे मिश्रित रूप में भी मानना पड़ेगा। हिंदी पहले अपभ्रंश के साथ थी, अब अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो के साथ आई। हिंदी में आत्मसात कर लिया, कुछ शब्दों को, कुछ बचे थे जो उससे निकल गए थे और उनको आत्मसात कर लिया। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भाषा की जब हम बात करते हैं, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई, यानी कि जो भाषा थी वह वियोगात्मक से आदिकाल में संयोगात्मक हो गई। ठीक है, तो भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई, और
संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए और प्रसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग अब वहां पर अधिक होने लगा, उनका प्रयोग बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो उसका हमें वियोग पक्ष दिखाई दे रहा था आदिकालीन में, अब वहां पर संयोगात्मक पक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया और दोबारा से वियोगात्मक पक्ष हमें प्रस्तुत होने लगा। नंबर 3, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी थी। जैसा कि अभी पहले बताया कि हिंदी के जो शब्द थे अब वो फारसी के शब्दों से कहीं ना कहीं मिला जुला रूप हमें प्रस्तुत होने लगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी की प्रारंभिक परंपरा के अनुकूल जैसे सूर में आता है इंद्र कहियो मम करो सहाय, ये सूर के द्वारा कही गई बात है, पंक्ति है। यहाँ की जो आ रहा है की का प्रयोग नहीं है, किंतु बाद में फारसी शब्द की के प्रयोग से युक्त वाक्य बनने लगे। कि राम प्रसाद निरंजनी के कुछ शब्द हैं, उन्होंने भाषा योग वशिष्ठ में लिखा है जो 1741 में हमें प्राप्त होती है। वेद में एक ठोर कहा है कि जब लग जीवता रहे तब लग कर्म को करना है। सही है, वेद के एक ठोर कहता है कि जब लग जीवता रहे तब लग कर्म को करना। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि व्याकरण हमारे सामने किस प्रकार प्रस्तुत है। अब बात करते हैं मध्य युग के शब्द भंडार की। शब्द भंडार में हमें बहुत सी बदलाव प्राप्त होते हैं, क्योंकि अब ये भी एक तरह से हमें मिश्रित रूप प्राप्त होता है और इसमें भी हमें अरबी फारसी के लगभग अरबी के पश्तो के फारसी के शब्द हिंदी में बहुत सारे दिखाई देते हैं। विदेशी शब्द जो है हमें प्रचुर मात्रा में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस काल में आते आते काफी शब्द फारसी लगभग 3500 यानी 3500 शब्दों का यहाँ पर इनका विस्तार हो गया। हमें दिखाई देते हैं 3500 शब्द जो हैं वो बहुत सारे हमें यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं और इन्हीं के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि हम हिंदी में इतने सारे फारसी शब्दों को लेकर के बात कह रहे थे। जो हमारी शब्द संपदा थी, शब्द भंडार था, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित। इसी प्रकार अरबी के लगभग 2500 शब्द, 2500 शब्द उस समय हिंदी में अनायासी आ गए। उसी प्रकार पश्तो के लगभग 125 शब्द हिंदी में आ गए। तो कह सकते हैं कि हिंदी में आ गए और इन आगत विदेशी शब्दों की संख्या लगभग 5000 से ऊपर हो चुकी थी और फारसी के कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वो भी हमें मिल जाती है, क्योंकि अरबी और फारसी के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो भी हिंदी में अनायास हमें देखने को मिल जाती है, आ जाती हैं। और चाहे हमें उस समय समझ आती हो, लेकिन आज के समय में हम उन्हें लेकर के जब पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अपनी शब्द भंडार को छानना होगा, या फिर हमें अपने जो हमारी जो हमारे डिक्शनरी है उसको लेकर के हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हमारे पास आज के समय में तो बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन मध्यकाल में हमें हमारे सामने लगभग 5000 विदेशी शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रस्तुत होने लगे और हम उनको अनायासी पढ़ने भी लगे, समझने लगे। नंबर 2, भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। तत्सम शब्द यानी कि तत्सम, ज्यों के त्यों, यानी कि जो प्राचीन काल में संस्कृत के, वैदिक संस्कृत के हमें प्राप्त होते हैं, बिल्कुल वही शब्द हमें आदिकाल मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के समय पर, यानी कि जब भक्ति आंदोलन अपने चरम बिंदु पर था, उसकी जो चरमावस्था थी उस समय हमें वो प्रस्तुत होते हैं।
यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत वैदिक संस्कृत से लिए गए हैं उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्चारण होने लगा, पठन पाठन में आने लगा। तो वो बहुत सारे शब्दों का हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा, यूरोप के संपर्क होने के कारण, यानी कि मध्यकाल में अंग्रेजों का आगमन भी हुआ, विदेशियों का आगमन हुआ। विदेशियों में अंग्रेज, पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, ये बहुत सारे अलग अलग देशों के व्यक्ति यहाँ पर आए, अलग अलग देशों का संपर्क हुआ भारत। और जाहिर है कि जब एक देश पर या एक स्थान के व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो अपनी शब्द भंडार, अपनी एक बोली, अपनी एक भाषा को भी साथ लेकर के जाता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो पुर्तगाली थे, स्पेनी थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, उनकी जो शब्द संपदा थी, शब्द भंडार था, वो भी उनके साथ भारत आ गया और भारतीय लेखन में वो इस्तेमाल होने लगा, उसका प्रयोग होने लगा और प्रयोग बढ़ गया। और अंग्रेजों का या पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का जैसे जैसे भारत पर अधिकार बढ़ता गया और वो अपने अनुसार लेखन कार्य में या हर एक बिंदु पर अपनी भाषा का प्रयोग करने लगा। और हिंदी भाषा का वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लोप दिखाई देता है, क्योंकि उन्हीं के शासन काल में अब उनकी अपनी एक भाषा थी जिसका प्रयोग वो अधिक करते थे। और हिंदी एक भारतीय भाषा होने के कारण भारत की जो जनता थी वही हिंदी का अधिक प्रयोग कर रही थी। चलिए, बहरहाल यूरोप के संपर्क होने के कारण जो पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द थे, इनका इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया। अब साहित्य में किस प्रकार हमने देखा कि प्रयोग होने लगा, शब्द भंडार का प्रयोग। इस काल में धर्म की प्रधानता बढ़ गई। जाहिर सी बात है, सभी को पता है, मध्यकाल में आते आते जब भक्ति आंदोलन हो रहा था तो उस समय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि उस समय निम्न जनता के पास ऐसा कोई कार्य नहीं था कि वो उसमें लगे, और जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी भयानक थी कि आम जनता का उसने खून चूसा हुआ था। तो अब जनता के पास भगवान की शरण, ईश्वर की शरण में जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं रह गया था, और मध्यकाल में इसीलिए ईश्वर की प्रधानता अधिक हो गई और इसी कारण धर्म की प्रधानता बढ़ी। और धर्म प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में भी विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यानी कि जब राम कथा की हम बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में लिखी गई। तो अवधी भाषा का वहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला। और उन्हीं के साथ साथ सूरदास की रचना सूरसागर, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान या उनके जो कृष्ण के बारे में जो बातें कही वो ब्रज है, यानी कि मथुरा और ब्रज ये सब, ठीक। तो ब्रज वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा ब्रज है, और उसी में सूरसागर पूरा सूरदास द्वारा लिखा गया, और अन्य साहित्य भी उसमें हमें रचा बसा दिखाई देता है। जो फिर वहाँ पे जो हमें दिखाई देती है, भाषाएं दिखाई देती हैं, बोलियाँ दिखाई देती हैं, कौन कौन सी हैं? दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना होने लगी। और इस काल में प्रमुख साहित्यकार जैसे जायसी हैं, सूर हैं, मीरा, तुलसी, केवल, बिहारी, भूषण देव, बुरहानुद्दीन और नुसरती, कुली कुतुब शाह, वजही तथा वली आदि ये जो कवि थे, ये साहित्यकार थे, इनकी प्रमुखता उस समय बढ़ गई। और इन्हीं के आधार पर इन्होंने ही उस समय की जो भाषा थी उनको लेकर के उसके शब्द भंडार में वृद्धि की।
शब्द भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रसारित किया। पश्चात हम बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल जो हमें प्राप्त होता है 1800 ईस्वी से अब तक, यानी कि वर्तमान समय तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल हम कह सकते हैं। उसमें जो ध्वनि थी, यानी कि जो उच्चारण वर्ण थे, यानी स्वर और व्यंजन की हम बात करते हैं, जो ध्वनियाँ हैं वो किस प्रकार थी उस पर बात करते हैं। आधुनिक हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें हमें मिलती हैं। पहली, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, ज, फ को मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के या फारसी लिखे पढ़े लोगों को तक ही प्रचलित हम मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब मध्यकाल में कानूनी व्यवस्था थी, जो उनका शासन था मुगलों का, तो उस समय या फिर अंग्रेजी व्यवस्था थी, उस समय पर भी उर्दू फारसी के शब्द कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लिए जाने लगे और वो शब्द केवल वो लोग ज़्यादा लेते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर अरबी फारसी के जो लोग थे वही उसको ज़्यादा समझ सकते थे। इस काल में प्राय 1947 तक, इस काल में सुनिश्चित लोगों में खूब प्रचलित हो गए उर्दू फारसी के शब्द। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज फ, अब ज फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु जो क ख ग हैं ये इनका जो शुद्ध प्रयोग है उसमें कमी आ गई। यानी कि जो नीचे नुक्ता लगता है, क के नीचे एक बिंदी लगती है, उसको नुक्ता बोलते हैं, तो ये फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है। उस नुक्ते को यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हिंदी में आ गया, आधुनिक युग में उसकी समाप्ति हमें देखने को मिलती है काफ़ी जगह पर। लेकिन जो ज और फ है उसके नीचे नुक्ता आज भी जो का त्यों हमें मिल जाता है काफ़ी शब्दों में, जैसे जहर में जफर है ना, और ऐसे ही फ में फलक, ऐसे ही इन शब्दों में हमें देखने को मिल जाता है नुक्ता नीचे। चलिए, नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्राय क, ख, ग बोलने लगी। हाँ, हिंदी की उर्दू शैली में इन पांचों का ठीक उच्चारण होता है। आज भी उर्दू में बिल्कुल वैसे ही इनका नुक्ता के साथ प्रयोग जो का त्यों हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन हिंदी में उसका लोप हो गया और सिर्फ ज और फ, यानी ज और फ हमें उच्चारण में ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ नंबर 2 पर अंग्रेजी शिक्षा के जो प्रचार के कारण, जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी तो उस समय अंग्रेजी भाषा का भी प्रचार होना लाजमी था और उसमें बहुशिक्षित लोगों में जो कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में जो ओ की ध्वनि है, आपने देखा होगा डॉक्टर जब आप पढ़ते हो लिखते हो तो उसमें ओ की ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है, जो आज भी ज्यों की तो हमें देखने को मिल जाती है। ये वही रूप है जैसे कॉलेज में डॉक्टर, कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में हमें देखने को मिलती है। यूं सामान्य लोग इसके स्थान पर आ का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन बहुत अधिक समय तक नहीं। इसके पश्चात अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड के नीचे र हमें देखने को मिलता है, जो पहले नहीं था, हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। दूसरा, स्वरों में ए, ओ हिंदी में आदिकाल में आए थे। उस समय इनका उच्चारण औ जैसा, यानी कि बड़े अक्षरों के रूप में हमें मिलता था, अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः यानी कि 1940 के बाद ए और औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई और इस संबंध में कुछ अलग रूप हमें देखने को मिलता है, जिनको हम 3 रूप में देख सकते हैं। पहला, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर के रूप में उच्चारित होते हैं। अब पश्चिमी हिंदी कौन सी है?
गांगरू, है ना। इसके अंतर्गत आने वाली जो 5 हमें उपभाषाएं मिलती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, उसमें हमें जो उसका मूल स्वर है वही उच्चारण में हमें मिलता है। दूसरा, पूर्वी हिंदी में अब भी ये अय औ रूप में प्रयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में वो बिल्कुल वैसे ही हमें प्रयुक्त हो रहे हैं। नंबर 3, नैया, न के ऊपर 2 मात्राएं, व्याकरण, व्याकरण, कोवा, कोवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही हिंदी क्षेत्र में ए औ का उच्चारण शब्द से क्रमशः संयुक्त स्वर अय औ रूप में अर्थात संस्कृत उच्चारण के समान होता है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात करते हैं मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत में तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द आकारांत नहीं है, यानी आकारांत शब्दों का जो लोप था वो आदिकाल में ही हो गया और आधुनिक तक आते आते उसका हमें लोप मिलता है। मध्यकाल में शब्द लोप हमें देखने को मिल जाता है, शब्दांत हमें देखने को मिल जाता है। यानी मध्यकाल का जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर है मध्यकाल का, वहां पर आते आते हमें शब्दांत देखने को नहीं मिलता, उसका लोप हो गया और आधुनिक तक पूरी तरह वो खत्म हो। नंबर 6, वह ध्वनि आदि तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय द्वियोष्ट रूप में उच्चारित होती थी। अब यह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंत्योष्ट रूप में उच्चारित होती है। संभावना यह है कि द्वियोष्ट यानी दोनों होठों के साथ में व का प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम रह गया और एक तरह से हमें समाप्त दिखता है कि वो जो शब्द है, वो ध्वनि है, वो अब द्वियोष्ट ना होकर के हमें दंत्योष्ट के रूप में हमें उसका प्रयोग करते हैं। अब व्याकरण देखते हैं हम। आदिकाल में व्याकरण जो थी किस दृष्टि से हम उसको देखते हैं। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। यानी कि जो सूर हैं, बिहारी हैं, देव हैं, इनकी जो ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की जो अवधि है, इस बात का प्रमाण है कि उस समय जो व्याकरण का रूप था हमारे सामने मध्यकाल में, उसमें मिश्रण रूप हमें सामने मिलता है। आधुनिक काल तक आते थे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया कि आज हम उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि उन बोलियों में उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इतना उसमें प्रचुरता आई कि उसमें साहित्यिक रचना भी रची जाने लगी, उसका व्याकरण अलग हो गया, है ना। उसमें मानक शब्दों का अलग उसका मानकता मिली। तो इसी आधार पर उसको हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। नंबर 2, हिंदी प्राय पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई। पहले संयोगात्मक भाषा के रूप में हम हिंदी को देख रहे थे, फिर वियोगात्मक रूप में आप पूर्णतः हमारे सामने प्रस्तुत होती है। नंबर 3, प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण के रूप में काफी स्थिर हो गए तथा कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी का जो स्वरूप है सुनिश्चित हो चुका है। भाषा के स्थितिकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में, यानी आधुनिक युग के दूसरा जो चरण है, द्वितीय चरण है, उसमें आकर हिंदी के ऊपर बहुत कार्य किया। उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके मानकीकरण के लिए, उसके जो शब्द भंडार है उसके लिए बहुत काम किया और इसीलिए
महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम जो है हम स्वर्ण अक्षरों में द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि उन्होंने भाषा के ऊपर कितना कार्य किया। उसके बाद कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार पर और फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ। यानी फारसी शब्द का जो प्रभाव था मध्यकाल में, उसका प्रभाव मध्यकाल में अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ अंग्रेजी का हो गया। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आ गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है, हिंदी जो है अंग्रेजी से इस समय बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि इसमें अब हमें प्रेस के माध्यम से या समाचार पत्रों, रेडियो आदि सरकारी कामकाज के माध्यम से हमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाने लगा, मुहावरे के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में। तो अंग्रेजी का प्रभाव अब यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ गया। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के स्थान पर करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझसे के लिए मेरे से, और मुझ में के लिए तेरे में नहीं जाता है के स्थान पर नहीं जाता, और नहीं जा रहा के स्थान पर नहीं जा रहा, जैसे नए रूपों तथा नई वाक्य रचना का प्रयोग अब ये बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा रूप रचना तथा वाक्य रचना दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तित हो रही है। सही है, जो उसका मानक रूप है, जो हम उसको एक परिनिष्ठित रूप में देख रहे थे पहले, जैसे यहाँ पे कीजिए हम कहते थे, एक शिष्ट समाज की शिष्ट भाषा के रूप में हम कीजिए बोलते थे, आप यह कार्य कीजिए। अब उसके स्थान पर यह कार्य करिए आ गया। अन्य भी बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत हैं। अब देखते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 से अब तक के आधुनिक काल को मोटे रूप से 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 1800 से 1850 तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे। 1850 से 1900 तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ गया। तत्सम शब्द मतलब जैसे कि त्यों जो वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत में प्रचलन में थे, वो अब हिंदी में भी जो कि त्यों अधिक आगे आर्य समाज के प्रचार प्रसार के आधार पर। और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। उदाहरण के लिए इंद्री निकल गया और इंद्रिय आ गया। यद्यपि इंद्री का बहुवचन इंद्रियां अब तक चल रहा है। 1900 के बाद द्विवेदी काल तथा छायावादी काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना आरंभ हो गया। प्रसाद, पंत, महावीर प्रसाद, नहीं, जयशंकर प्रसाद है ना, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिशील आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोगों में कुछ कमी आई, और 1947 तक लगभग यही स्थिति रही। 1947 के बाद के जो शब्द भंडार है उसकी कुछ बातें बदल गई। वो क्या थी? वो थी अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। जैसे सदन शब्द जो है राज्यसभा तथा लोकसभा के लिए प्रयुक्त होने लगा। दूसरा, अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक नए शब्द जैसे फिल्माना, घुसपैठिया आ गए। ठीक है, साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा प्राय बोलचाल के अधिक निकट आ गई। जैसे उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफी लदी हुई है। इधर किन्हीं हिंदी को परिभाषित शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हिंदी अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है।
इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत से लिए गए तथा अनेक नए शब्द बनाए गए। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5 या 6 हजार परिभाषित शब्द थे, किंतु उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर आज हमें प्राप्त होती है और दोनों दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक समृद्ध होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है। ठीक है, तो ये हुआ उसका शब्द भंडार के रूप में हम उसको हिंदी आधुनिक युग में किस प्रकार हिंदी को लेकर के चलते हैं। चलिए बात करते हैं साहित्य में हिंदी का कैसे प्रयोग हो रहा था आधुनिक युग में। आधुनिक काल राजनीति का काल है, अतः भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली भाषा खड़ी बोली, ब्रज, अवधि आदि को पीछे छोड़ प्राय हिंदी की भाषा खड़ी बोली, ब्रज और अवधि आदि को पीछे छोड़ प्राय हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बनकर रह गई। अन्य बोलियों में यदि कुछ लिखा भी जा रहा है तो अपवाद स्वरूप। यही खड़ी बोली हिंदी हमारी आज राजभाषा भी बन गई। तो कह सकते हैं हम कि हिंदी भाषा को हम किस प्रकार देखते हैं कि आज उसका जो परिपक्व रूप है इतना है कि आज हम भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को लेकर के जो खड़ी बोली है हिंदी है उसको लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बात करते हैं अगली क्लास में। उससे पहले मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे मिलते जुलते कुछ शब्द हैं कि हम हिंदी का प्रयोग उसका विकास के जो 3 चरण हमने माने थे, 3 भागों में उसको बांटा था, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न। नंबर 2, आदिकाल को लेकर के इसमें किन किन कवियों के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हमें मिलता है। और मध्यकाल में आते आते, नंबर 3 प्रश्न है, मध्यकाल में आते आते भक्ति आंदोलन को उग्र करने के लिए या उसका जो चरम स्थान पर किस भाषा का प्रचार प्रसार अधिक हमें मिलता है। और नंबर 4 है आधुनिक काल का जो प्रारंभिक काल है, जो हम कह सकते हैं आधुनिक काल का भारतेंदु युग, उसमें सब संपदा किस प्रकार है, या फिर जो द्वितीय चरण है आधुनिक काल का, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो शब्द भंडार की संपदा है उसका परिवर्तित रूप क्या रहा, उसको किस तरह उन्होंने प्रचार प्रसार किया और किन आधार पर उसको हिंदी वर्णमाला का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, किन वर्णमाला को लेकर के उन्होंने बात की। ठीक। और नंबर 5 है कि आधुनिक काल में हिंदी भाषा को लेकर के किस कवि ने सबसे अधिक रचना रची और इसी आधार पर खड़ी बोली हिंदी का जो प्रसारित रूप है किस प्रकार विस्तारित रूप हमारे सामने आया कि आज हमारे सामने राजभाषा हिंदी के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये 5 प्रश्न है आप सभी के लिए, प्लीज़ आप लीजिएगा इसे।